नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हमारी क्लास में हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपठित गद्यांश की चर्चा हम लोग कर रहे थे, जो आरओ मुख्य परीक्षा, आरओ मुख्य परीक्षा, यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा या आप यूके पीसीएस मुख्य परीक्षा दे रहे हों, उसमें भी सामान्य हिंदी का जो प्रश्न पत्र आता है उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो अपठित गद्यांश में हम जो है अपठित गद्य खंड के रेखांकित अंशों की व्याख्या करना सीख चुके हैं। रेखांकित व्याख्या जो है और दूसरी चीज़ हम क्या सीख चुके हैं, सारांश सीख चुके हैं। सारांश कैसे लिखते हैं और संक्षेपण कैसे लिखते हैं। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो बहुत अच्छे से इसको मैंने बताया है, बहुत सरल शब्दों में आप जाके देख सकते हैं। आज हम लोग जो अगली चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा हमारी है कि शीर्षक चयन कैसे करते हैं अपठित गद्यांश में। ठीक है, अपठित गद्यांश में हम शीर्षक चयन कैसे करते हैं। तो देखिए, अपठित गद्यांश का मतलब, अपठित का मतलब ही होता है कि आपने उसको पहले से पढ़ा नहीं है, और अगर उसको पहले से पढ़ा नहीं है अपठित गद्य खंड को, तो जब उसको आप पढ़ेंगे तभी समझेंगे। जब हम उसको पढ़ेंगे 2-3 बार अच्छे से, जब उसको अच्छे से समझ जाएंगे, तभी उसके रेखांकित अंशों की व्याख्या कर पाएंगे। इसको पहले ही बता चुके हैं। तभी हम उसका सारांश लिख पाएंगे, तभी हम उसका संक्षेपण कर पाएंगे। सारांश क्या है, संक्षेपण क्या है, उसके उचित प्रारूप में उसका विवरण हम परीक्षक के प्रश्नों के अनुसार सही उत्तर तभी दे पाएंगे। ठीक वही शर्त शीर्षक चयन में भी लागू होती है। बस शीर्षक चयन में कुछ विशेष ध्यान, मतलब बातों का ध्यान हमको रखना होता है। सबसे पहली बात तो यही है कि शीर्षक कहते किसे हैं। तो शीर्षक देखिए, शीर्ष प्लस अक प्रत्यय से मिलकर बना है। तो शीर्ष और अक प्रत्यय से मिलकर बना, तो यहाँ देखिए शीर्ष सबसे पहले आ रहा है। तो शीर्ष का मतलब ही होता है सबसे ऊपर। सबसे ऊपर कहा नहीं जाता शीर्ष व्यक्ति। शीर्ष व्यक्ति का मतलब सबसे ऊपर बैठा व्यक्ति, ठीक है, या सबसे ऊपर रखी हुई चीज़। तो जो शीर्षक होता है या जो शीर्ष पर व्यक्ति होता है, सबसे पहली बात तो वो उसकी संख्या कम होती है। जैसे अगर मतलब पूरे देश की जनसंख्या मान लेते हैं हम बॉटम पे है, उसके ऊपर जो उसके अधिकारी हैं उनकी संख्या पूरे देश की जनसंख्या से कम है। उसके ऊपर जो हमारा कहने का मतलब मुख्यमंत्री है वो प्रदेश में एक ही है। उसके ऊपर जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनकी संख्या भी एक ही है, या राष्ट्रपति हैं उनकी संख्या भी एक ही है। कहने का मतलब जो शीर्ष पर होता है, मुख्य होता है, किसी एक बड़ी कम्युनिटी का, किसी एक बड़ी बॉडी का, किसी एक बड़ी यूनिट का जो प्रतिनिधित्व करता है, उसकी संख्या सबसे कम होती है, संक्षिप्त होता है, सारगर्भित होता है और सटीक होता है। ठीक है, वही बात शीर्षक में भी लागू होती है कि जब आप शीर्षक का चयन करेंगे तो सबसे पहले शीर्षक की बात जब आएगी तो वो शीर्ष पे लिखा जाएगा, सबसे ऊपर लिखा जाएगा। दूसरी बात क्या होगी कि शीर्ष पे लिखा जाएगा, ये संक्षिप्त होगा। अगली बात क्या आएगी, सटीक होगा, यानी बिल्कुल जो है पूरे संक्षिप्त भले होगा लेकिन पूरे पैराग्राफ के केंद्रीय भावों को वो कवर करता हुआ होगा। ठीक है, उसकी मतलब जो केंद्रीय चीज़ निकल के आ रही, केंद्रीय भाव निकल के आ रहा है, वही हम उसमें लिखेंगे। ठीक है, तो सटीक होगा, संक्षिप्त होगा और सारगर्भित होगा। सारगर्भित, सारगर्भित दो शब्दों से मिलकर बना है, सार और गर्भ। ठीक है, तो जिसके सार में केंद्रीय भाव, मतलब जिसके सार के गर्भ में केंद्रीय भाव हो, वही सारगर्भित है। ठीक है, जिसके सार के गर्भ में केंद्रीय भाव, मुख्य उद्देश्य या कहने का मतलब मुख्य लक्ष्य, मुख्य मर्म, मुख्य निचोड़ छुपा हो, वही सारगर्भित है। तो शीर्षक क्या होता है, संक्षिप्त होता है, सटीक होता है, सारगर्भित होता है। यह इसकी पहचान है। अब हम उस संक्षिप्त, सटीक और सारगर्भित शब्द को ढूंढेंगे कैसे, तो उसका सबसे इजी स्टेप है
कि जो हमको गद्यांश दिया होगा परीक्षा में, जो गद्य खंड दिया गया होगा उसको 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ेंगे। जब हम उसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो उसका संक्षिप्त, सटीक और सारगर्भित मर्म क्या है, अर्थ क्या है, वो हम जान पाएंगे। अगर हम शीर्षक के शब्द सीमा की बात करें तो बताया ही गया कि संक्षिप्त होता, सटीक होता, सारगर्भित होता। इसका मतलब क्या हुआ कि इस छोटे, जितने संक्षिप्त शब्द में आप शीर्षक लिख देंगे उतने अच्छा होगा। अधिकतम मतलब न्यूनतम 1 शब्द, अधिकतम 4 शब्द में शीर्षक आप लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, शीर्षक की एक बात ये होती है, जब भी आप शीर्षक लिखेंगे तो इस फॉर्मेट में लिखेंगे, इस फॉर्मेट में। ठीक है, इस फॉर्मेट, यानी इधर भी सिंगल इन्वर्टेड कामा, इधर सिंगल इन्वर्टेड कामा में शीर्षक को बंद रखेंगे और यहीं लिखेंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मन की बात या मन, किसी गद्य खंड का शीर्षक है मन, तो मन जब आप लिखेंगे तो उसको जो है क्या करेंगे, मन जब आप लिखेंगे तो ऐसे मन लिखा होगा और वो सिंगल इन्वर्टेड कामा में बंद रहेगा। अब मन यहाँ लिख दिया गया, सिंगल इन्वर्टेड कामा ऐसे लगता है। ठीक है, तो सिंगल इन्वर्टेड कामा में बंद रहेगा। इस तरीके से शीर्षक लिखने का फॉर्मेट होगा। आगे और एक बात क्या ध्यान रखना है कि शीर्षक हमारा ऐसा होना चाहिए कि जो मतलब पूरे गद्य खंड में अंतर्निहित भावों और विचारों को अभिव्यक्त करता हो। और शीर्षक चयन में हमको कीवर्ड ढूंढना चाहिए। जब आप पैराग्राफ पढ़ रहे हों तो कीवर्ड ढूंढें। ठीक है, और कीवर्ड ढूंढने के तरीके हैं, लगभग 3 मुख्य आधार हैं कि जब आप किसी गद्य खंड को पढ़ना शुरू करते हैं तो कभी कभी कि प्रारंभिक पंक्ति में ही आपको शीर्षक दिख जाता है कि पैराग्राफ का शीर्षक क्या हो सकता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि गद्य खंड में जब हम किसी गद्य खंड को पढ़ते हैं तो प्रारंभ से लेकर अंत तक एक ही शब्द की पुनरावृत्ति बार बार हो रही होती है। बार बार वो शब्द किसी न किसी रूप में हमारे सामने आ रहा होता है जब हम गद्य खंड को पढ़ते हैं। तो अगर किसी मतलब शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है तो अक्सर वो उस गद्य खंड का शीर्षक बन जाता है या बनने की योग्यता रखता है। ठीक है, और या आरंभिक पंक्ति में ही कोई मतलब ऐसा शब्द आ गया हो जो पूरे गद्य खंड के केंद्रीय भाव को व्यक्त कर रहा हो तो उसको भी आप शीर्षक के रूप में लिख सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जब हम किसी गद्य खंड को पढ़ते हैं, पूरे गद्य खंड को हम पढ़ लेते हैं, फिर भी शीर्षक बनने हेतु कोई उपयुक्त शब्द हमको उस गद्य खंड में नज़र नहीं आता है। तो जब ऐसा हो तो जब मतलब पूरे गद्य खंड में शीर्षक बनने के लिए कोई उपयुक्त शब्द ना मिल रहा हो, निकल के ना आ रहा हो, तो उसका क्या होता है, परोक्ष रूप से शीर्षक का उसके चयन किया जाता है। एक होता है प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से का मतलब कि जो आपको गद्य खंड में साफ साफ दिख रहा है, डायरेक्टली दिख रहा है, मूर्त रूप में है। और एक होता है अमूर्त शीर्षक। अमूर्त शीर्षक क्या होता है, वो गद्य खंड में दिया नहीं गया होता है या गद्य खंड में नहीं मिलता है। तो जब हम पूरे गद्य खंड को पढ़ते हैं तो अपने स्वविवेक के अनुसार जो है, स्वनिर्णय के अनुसार, अपनी रीजनिंग के अनुसार, अपनी तर्क शक्ति के आधार पर उस गद्य खंड का उचित शीर्षक हम निकाल पाते हैं। ठीक है, तो इसमें तीनों प्रकार के शीर्षक ढूंढने के लिए 3 पैराग्राफ हमने यहाँ जोड़े हैं। तीनों को देख करके आप ये जान पाएंगे कि उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है। अब देखिए, जो पहला उदाहरण है पहले पैराग्राफ का, उसमें क्या लिखा गया है। साहित्य ने मानव जीवन की जिम्मेदारियों को बड़े ही संवेदनशील तरीके से अभिव्यक्त किया है। जीवन से जुड़ी अच्छी बुरी दोनों प्रवृत्तियां साहित्य के विविध रूपों, कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, फिल्मांकन इत्यादि में भली भांति परिलक्षित होती हैं, किंतु कोई यह समझ ले कि मात्र इन प्रवृत्तियों को दिखा भर देना ही साहित्य का काम है तो यह केवल सतही बात होगी। वास्तविकता यह है कि साहित्य बुरी प्रवृत्तियों को केवल इसलिए दिखाता है ताकि समाज अच्छी प्रवृत्तियों की ओर बढ़ सके। इसका मतलब क्या हुआ कि साहित्य का एक दायित्व है, साहित्य की एक जिम्मेदारी है। ठीक है, साहित्य की
जिम्मेदारी है कि वो बुरी प्रवृत्तियों को हमारे सामने लाए और जिससे हम अच्छी प्रवृत्तियों की ओर बढ़ सकें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साहित्य के दायित्व की बात पूरे गद्य खंड में की गई है। जब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं लास्ट में, तो देखिए क्या निकल के आ रहा है कि वास्तविकता यह है कि साहित्य बुरी प्रवृत्तियों को केवल इसलिए दिखाता है ताकि समाज अच्छी प्रवृत्तियों की ओर बढ़ सके। इसका मतलब क्या हुआ कि साहित्य की जिम्मेदारी है कि वो हमें अच्छी प्रवृत्तियों की ओर प्रेरित करे, ले जाए। और ये बात देखिए पहली पंक्ति में ही कही गई है। तो मतलब ये उस टाइप का उदाहरण है, पहले नियम का उदाहरण है कि हमको शीर्षक के लिए जो उपयुक्त शब्द है पहली लाइन में ही, पहली पंक्ति में ही मिल गया कि साहित्य की जिम्मेदारी की बात पूरे पैराग्राफ में की गई है। अब अगर इस मतलब उसका क्या बोलते हैं, गद्य खंड का हमको शीर्षक लिखना होगा, तो यहीं सबसे ऊपर हम क्या लिखेंगे, गद्य खंड का उपयुक्त शीर्षक क्या है। अब जैसे यहाँ साहित्य मिल गया और यहाँ पे क्या मिल गया, जिम्मेदारी मिल गया। अब इसी में हम एक विभक्ति की जोड़ देंगे, साहित्य की जिम्मेदारी हो जाएगा। तो इसको आप इस फॉर्मेट में लिखेंगे, साहित्य की जिम्मेदारी, जिम्मेदारी ऐसे लिख देंगे। या इसको आप और परिष्कृत ढंग से लिखना चाहेंगे तो जिम्मेदारी को आप दायित्व लिख सकते हैं। ठीक है, दायित्व लिख सकते हैं। जिम्मेदारी भी एक हिंदी शब्द है लेकिन ये उर्दू से आया है, तो आप जो है शुद्ध हिंदी शब्द दायित्व भी लिख सकते हैं। तो चाहे आप लिखें साहित्य का दायित्व और चाहे आप लिखें साहित्य की जिम्मेदारी। जब दायित्व लिखेंगे तो का के स्थान पे, की के स्थान पे का हो जाएगा, और जब जिम्मेदारी लिखेंगे तो का के स्थान पे की रहेगा। इसका ध्यान रखेंगे। तो ये पहले प्रकार का शीर्षक चयन हो गया। अब दूसरे प्रकार का हम देख लेते हैं। दूसरे प्रकार का क्या है कि फिल्म हमारे जनजीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिल्मों के अनेक छोटे बड़े रूप थिएटर में, टीवी सीरियलों में या अन्य छोटे बड़े साइबर स्टेज पर दिखाई देते हैं। युवा वर्ग इनके आकर्षण में तेजी से घिरकर अपने मार्ग से भटकता जा रहा है। अगर हम कहें कि युवाओं में सिगरेट और शराब का शौक फिल्मी नायक को पर्दे पर दिखाकर पैदा हुआ है तो कुछ गलत नहीं होगा। और युवाओं की बात ही क्या, बच्चे, बालिकाएं, बुजुर्ग भी इनके शिकार होते जा रहे हैं। फिल्मों के इन नकारात्मक प्रभावों के प्रति निर्माताओं और समाज के दोनों वर्गों को सचेत रहना होगा। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि एक शब्द बार बार आया है, फिल्म। ठीक है, एक शब्द बार बार आया है, फिल्म। लेकिन इस पैराग्राफ में केवल फिल्म की ही बात नहीं की गई है। फिल्म बार बार आया है, ये इसका एक मतलब शीर्षक हो सकता है, लेकिन ये उपयुक्त शीर्षक नहीं है, क्योंकि यहाँ अकेले फिल्म की बात नहीं की गई है बल्कि फिल्मों के प्रभाव की बात की गई है। ठीक है, और प्रभाव कैसा है, सकारात्मक नहीं है, नकारात्मक है। फिल्मों के इन नकारात्मक प्रभावों के प्रति निर्माताओं और समाज दोनों को सचेत रहना होगा, लिखा गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि फिल्मों के नकारात्मक प्रभाव की बात पूरे पैराग्राफ में की गई है। तो यही हमारा इस पैराग्राफ का उचित शीर्षक हो सकता है। ठीक है, फिल्मों का दुष्प्रभाव या नकारात्मक प्रभाव, आप इस पैराग्राफ का शीर्षक लिख सकते हैं। ठीक है, फिल्मों का दुष्प्रभाव या फिल्मों का नकारात्मक प्रभाव इस पैराग्राफ का शीर्षक होगा। और ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि यही इसका फॉर्मेट होता है। सिंगल इन्वर्टेड कामा में ही आपको लिखना है, शीर्षक को डबल इन्वर्टेड कामा में नहीं लिखना है। सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे तभी आपको सटीक नंबर मिलेगा। अब एक पैराग्राफ और देख लेते हैं कि मानव जीवन में बात का बड़ा महत्व होता है। समाज में अपनी बात पर टिकना अच्छा माना जाता है, जबकि बातों से मुकर जाने वाले लोगों की लोग प्रायः निंदा करते हैं। कुछ लोग इतने बातूनी होते हैं कि वे ढेर सारी बातें करते हैं किंतु उनकी बातों का कोई मोल नहीं होता, जबकि ऐसे भी लोग हैं जो सही समय पर सही बात कर बिगड़ी बात को भी बना देते हैं, जबकि दूसरे लोग बातों बातों में ही बात का बतंगड़ बनाकर बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। अब यहाँ एक मज़ेदार चीज़ जो है या मज़ेदार बात है जो बार बार आई है, बात शब्द। ठीक है,
तो आप यहाँ लिख सकते हैं इसका शीर्षक क्या हो जाएगा, बात, क्योंकि हम पूरे पैराग्राफ में देख रहे हैं कि लगभग हर पंक्ति में ये शब्द आया है, बात शब्द। तो इसका शीर्षक बनने की योग्यता कौन सा शब्द रख रहा है, बात, क्योंकि इसी एक शब्द का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, बार बार रिपीटेशन हो रहा है बात शब्द का पूरे पैराग्राफ में। तो ऊपर हमने समझा, ऊपर अभी शुरू में मैंने बताया कि अगर किसी शब्द का बार बार रिपीटेशन हो रहा है तो वो उस पैराग्राफ का शीर्षक हो सकता है। तो पहला प्रकार क्या हुआ कि जब आप गद्य खंड को पढ़ेंगे तो पहली पंक्ति में ही कभी कभी जो है आपको शीर्षक मिल जाएगा। पहली पंक्ति में ही आप ढूंढने का प्रयास करिए। पहली पंक्ति में नहीं मिल रहा है तो आप पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो लगभग लास्ट लाइन में, लास्ट पंक्ति में मिल जाएगा, जैसे इस वाले में फिल्मों के नकारात्मक प्रभाव के रूप में मिल गया था। और उसके बाद अगला प्रकार क्या हुआ कि अगर किसी शब्द का बार बार रिपीटेशन हो रहा है तो वो उस गद्य खंड का शीर्षक बनने की योग्यता रखता है। ठीक है, अब एक अमूर्त शीर्षक जो होता है, अमूर्त शीर्षक कैसे होता है उसको भी हम समझ लेते हैं। जैसे दिया गया है, आलोचना और निंदा दोनों एक जैसे भले लगते हों किंतु इनके मध्य गुणात्मक भेद है, तथापि जन सामान्य इनका प्रयोग एक ही संदर्भ में करता है। हमारा आलोचक अथवा निंदक हमारा विरोधी कदापि नहीं होता, बल्कि वह तो हमारा पूरक होता है। हमारे आत्मदोषों का अन्वेषण कर हमारे समक्ष उसे प्रस्तुत कर हमें अलग सुधार की राह पर ले जाता है। जो व्यक्ति इतना उपयोगी हो उससे भला दूर क्या भागना, बल्कि वह हमारे साथ जितना अधिक वक्त गुजारेगा हम उतना ही सतर्क जागरूक कर बुराइयों से, मतलब हमें उतना ही सतर्क और जागरूक कर बुराइयों से बचा लेगा। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा, फिर से एक बार देखिए, आलोचना और निंदा दोनों एक जैसे भले लगते हों किंतु इनके मध्य गुणात्मक भेद है, तथापि जन सामान्य इनका प्रयोग एक ही संदर्भ में करता है। हमारा आलोचक अथवा निंदक हमारा विरोधी कदापि नहीं होता, बल्कि वह तो हमारा पूरक होता है। हमारे आत्मदोषों का अन्वेषण कर हमारे समक्ष उसे प्रस्तुत कर वह हमें आत्म सुधार की राह पर ले जाता है। जो व्यक्ति इतना उपयोगी हो उससे भला दूर क्या भागना, वह हमारे साथ जितना वक्त गुजारेगा हमें उतना ही सतर्क जागरूक कर बुराइयों से बचा लेगा। तब यहाँ देखिए निंदा के प्रभाव की बात की गई है, लेकिन निंदा या आलोचना के प्रभाव की बात की गई है, लेकिन निंदा या आलोचना के प्रभाव की बात निगेटिव सेंस में नहीं की गई है बल्कि पॉजिटिव सेंस में की गई है। तो इसका हम शीर्षक क्या लिख सकते हैं कि निंदा का सकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव। अगर आप इसका शीर्षक ऐसे लिख देंगे तो कोई बुराई नहीं है। और 1 2 3 4 शब्द में ही आया, 1 से 4 शब्द में होना चाहिए। अब इसको और परिष्कृत और सटीक आप बनाना चाहते हैं तो लिख दीजिए, निंदक नियरे राखिए, नियरे राखिए। ठीक है, ये थोड़ा साहित्यिक भाषा में हो जाएगा, परिष्कृत भाषा में हो जाएगा। तो दोनों में से कोई भी इसका शीर्षक बन सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप शीर्षक लिखेंगे। अच्छा, कभी कभी एक टाइप का और पैराग्राफ आएगा कि जिसको पढ़ेंगे आप, मतलब उस पैराग्राफ को जब आप पढ़ेंगे तो आपको उस पूरे पैराग्राफ में ऐसा शब्द नहीं मिलेगा जो उसका शीर्षक हो सकता है। तो जब ऐसा पैराग्राफ आए तो पूरे पैराग्राफ को जब आप पढ़ें 2-3 बार तो जो उसका निचोड़ निकल के आए, जो उसका निष्कर्ष निकल के आए, वो उसका शीर्षक होता है। ठीक है, तो अगर शीर्षक पूरे पैराग्राफ में नहीं मिल रहा है पढ़ने पे तो उसके निष्कर्ष या निचोड़ में उसका शीर्षक ढूंढना चाहिए, और जो उपयुक्त सटीक निष्कर्ष या सार या निचोड़ या मूल मंतव्य उस पैराग्राफ का निकल के आए वही उसका शीर्षक लिख देना चाहिए। तो शीर्षक चयन के ये तरीके हैं। अब अगर इसको आप पढ़ेंगे अच्छे से, एक बार ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि शीर्षक चयन कैसे किया जाता है। हालांकि पिछले वर्ष भी मैंने ये वीडियो बनाया था कि शीर्षक चयन कैसे करें, अपठित गद्यांश में व्याख्या कैसे करें,
और सारांश संक्षेपण लेखन कैसे करें, लेकिन नए सिरे से नए प्रकार से और थोड़ा स्पष्ट करता हुआ मैं ये वीडियो बना दूं, ये मैंने सोचा, इसलिए जो है आप लोगों के समक्ष इसको प्रस्तुत किया गया। अब ये क्लास देखने के बाद आपको मतलब कैसा लगा, आपका डाउट दूर हुआ कि नहीं, आपको कोई लाभ हुआ कि नहीं, आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो हम गद्य खंड की व्याख्या बता चुके हैं, सारांश संक्षेपण बता चुके हैं, शीर्षक चयन बता चुके हैं। अब अगला जो यूपी पीसीएस में पूछा जाता है, आरओ में तो इतना ही पूछा जाएगा कि शीर्षक चयन करने के लिए एक प्रश्न आ जाएगा, एक प्रश्न आएगा गद्य खंड की व्याख्या 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या के लिए, और एक प्रश्न आएगा सारांश लेखन के लिए। लेकिन अब जो आता है एक भावार्थ लेखन यूपी पीसीएस में, और कुछ प्रश्न दिए होते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर यानी प्रश्नोत्तर लिखने के लिए आता है। तो इसका भी वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए, अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा लाइक वाइक कर दीजिएगा ताकि हमको भी प्रोत्साहन मिले। ठीक है, तो हम देखते हैं लोग बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, और हम अगर रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन इग्नोर करते हो, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इसको देखिए। धन्यवाद।